नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। चुनावी नतीजों के बाद अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली में एनडीए की आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जहां बीजेपी और एनडीए दलों के कई नेता बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि संजय निषाद और ओपी राजभर को न्योता नहीं मिला है। शाम करीब 4:30 बजे एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो कल चुनावी नतीजों के बाद अब बैठकों का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि आज दिल्ली में एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जहां बीजेपी और एनडीए दलों के कई नेता बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि संजय निषाद और ओपी राजभर को इस बैठक का न्योता नहीं मिला। तो शाम करीब 4:30 बजे एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी, जहां तमाम दिग्गज नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। बीते दिन आए चुनावी नतीजों के बाद आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जहां बीजेपी के कई नेता इस बैठक में शामिल होंगे, तो वहीं संजय निषाद और ओपी राजभर को बैठक का न्योता नहीं मिला है। जानकारी के मुताबिक शाम करीब 4:30 बजे एनडीए की बैठक शुरू होनी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। चुनावी नतीजों के बाद अब बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है और इसी कड़ी में दिल्ली में आज एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। तो शाम करीब 4:30 बजे एनडीए की बैठक शुरू होगी, जहां बीजेपी के कई दिग्गज नेता और साथ ही साथ एनडीए घटक दल के नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात की जाए तो इस बैठक में ओपी राजभर और संजय निषाद को अब तक न्योता नहीं दिया गया है। शाम करीब 4:30 बजे एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक शुरू होनी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीजेपी और एनडीए दलों के कई नेता आज की इस बैठक में शामिल होंगे। चुनावी नतीजे आने के बाद अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और आज की इस बैठक में एनडीए भी अपनी आगामी रणनीति पर चर्चा करेगा। खासतौर पर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, वहां से भी कई नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो वही लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, आज एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है दिल्ली में, लेकिन संजय निषाद और ओपी राजभर को इस बैठक का न्योता नहीं मिला है। बिल्कुल सही बात है। आज एनडीए एक प्रमुख मुद्दे पर बैठक करने जा रहा है, क्योंकि इस समय देश में अल्पमत में सरकार आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि एनडीए के जो घटक दल हैं उनको मिलाकर एक बार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बने। उत्तर प्रदेश में तमाम उथल पथल की स्थिति थी, जिसमें संजय निषाद की बात करें या फिर ओम प्रकाश राजभर की बात करें, एनडीए में शामिल हुए और एनडीए में शामिल होने के बाद कुछ कमाल कर नहीं पाए। शायद यही वजह है कि आज दोनों ही सीटें, चाहे ओम प्रकाश राजभर के बेटे कोसी की सीट की बात करें या फिर संजय निषाद के बेटे की बात करें, दोनों ही प्रत्याशी चुनाव इस समय हार चुके हैं। और यही वजह है कि आज एनडीए ने इन दोनों नेताओं को बैठक में नहीं बुलाया है। मुझे लगता है धीरे धीरे जो ओम प्रकाश राजभर की जो जनाधार था या फिर संजय निषाद जिस तरीके से बात करते थे कि उनका उत्तर प्रदेश में दबदबा है या फिर कई सीटों को प्रभावित कर सकते हैं, वो धीरे धीरे मुझे लगता है खत्म हो चुका है। और आज इस एनडीए की बैठक में वो चाहे आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उनको बुलाया गया है, या फिर अपना दल यस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल, उनको बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश के तमाम पदाधिकारी घटक दल उसमें शामिल होंगे। लेकिन आज की जो बैठक होगी काफी अहम होगी, क्योंकि अब कहीं न कहीं चुनौती है सरकार बनाने की, और जो सीटें कम पड़ रही हैं उनको लेकर एक मंथन किया जाएगा, क्योंकि ये 5 साल सरकार चलानी है। ऐसे में जो छोटे छोटे घटक दल होते हैं, जब अल्पमत में सरकार होती है तो परिवार को लेके चलना पड़ता है। जी अनूप, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सीट की बात की जाती है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से, लेकिन जिस तरीके की स्थिति है वहां पर देखने को मिली, अब काफी चुनौती भी है एनडीए दल के पास, और साथ ही साथ अब किस तरीके से जो छोटे छोटे घटक दल है उनको साथ लेकर चला जाएगा, ये भी बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है कि जो
घटक दल हैं उनको साथ ले चलने के लिए, उनको समान रूप से सम्मान देने के लिए, क्योंकि अब जब सरकार का गठन होगा तो मंत्री पद किसको दिया जाएगा, किस तरीके से उसमें उनको घटक दल हैं उनको समझाया जाएगा, ये सब तमाम चीजें चुनौती हैं अभी। और उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में एक बार फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को एक बार मंथन करना होगा कि गलती कहाँ से हुई। जो तमाम जो चीजें बड़ी बड़ी निकल के आई हैं, जो सबसे बड़ा कारण रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली सूची जारी की थी, यानी जो तीसरी बार जिन सांसदों को मौका दिया था, मुझको लगता है सबसे ज्यादा जो प्रत्याशी हैं उनमें से हार कर सामने आया। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में 7 मंत्री चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव हार गए। तो कुल मिला के उनकी लोकप्रियता कम हुई है। कहीं न कहीं टिकट बंटवारे में सबसे बड़ा जो कमी निकल के आ रही भारतीय जनता पार्टी की, वो सबसे बड़ी कमी रही है। तो तमाम ऐसे चीजें हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक कलह की जो बात सामने आ रही थी, जिसपे एक बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष को देना पड़ा कि संघ एक हिंदुत्व का संगठन है, भारतीय जनता पार्टी स्वयं सक्षम है, यानी वो ये भी एक साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को संघ की जरूरत है। बिना संघ के भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ कर नहीं पाएगी। ये सब तमाम चीजें मोटी मोटी हैं तो सामने आ रही हैं। अब इस पर मंथन करने के बाद, क्योंकि अब सरकार बनाने को लेकर के आज जो पहली बैठक है इस चुनाव परिणाम के बाद, सभी घटक दल वहां पर जो सहयोगी दल हैं, वो जो बिहार के हों या फिर उनको सबको आज शामिल किया जाएगा। इस बैठक के बाद कुछ निर्णय होगा, क्योंकि अब चूंकि राजनीति का चाणक्य अमित शाह को कहा जाता है, अमित शाह किस तरीके से उनसे बात करते, खुद इस प्रधानमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और संबोधित करेंगे, सभी को बातचीत होगी और इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल के आएगा, फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त की ये बड़ी खबर। और चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में INDIA गठबंधन की बैठक आज उस वक्त की ये बड़ी खबर। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो शाम करीब 6 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होनी है, जहां इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल के नेता आज की इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीते दिन चुनावी नतीजे आने के बाद अब दोनों ही दलों की ओर से जो रणनीतिक दौर है वो शुरू हो चुका है और आज इंडिया गठबंधन की ओर से भी एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जहां सभी सहयोगी दल मौजूद रहेंगे। शाम करीब 6 बजे इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शाम करीब 6 बजे इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। दरअसल इस बैठक में इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहेंगे और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में अब किस तरीके से आगे इंडिया गठबंधन की रणनीति रहेगी, उस पर चर्चा की जानी है। शाम 6 बजे ये बैठक शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में 37 सीटों पर जीत हासिल करने के साथ ही समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो वहीं कन्नौज सीट पर जीत के बाद सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां जिलाधिकारी ने उन्हें जीत का प्रमाण पत्र दिया। तो नतीजे आने के बाद जहां एक तरफ जीत के जश्न का दौर जारी है, तो वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अब अपना जीत का प्रमाण पत्र लेने कलेक्ट्रेट पहुंचे और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो प्रमाण पत्र जो उन्हें दिया गया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान पार्टी को मजबूत किया और इसी के साथ 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत भी हासिल की, तो वहीं एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत का जश्न जारी है, तो वहीं इसी बीच अब अखिलेश यादव भी जीत का प्रमाण पत्र लेने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे।
उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से 37 सीटों पर सपा को मिली जीत के बाद सपा में खुशी का माहौल है। तो वहीं मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने जीत हासिल करने के बाद यूपी की जनता को धन्यवाद कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। यूपी की जनता ने बीजेपी के घमंड को तोड़ने का काम किया है। ये लोगों की अपनी जीत है। समझती उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाने का काम किया है। उनका अहंकार, उनकी तृष्णा को तोड़ने का काम किया है कहीं ना कहीं। और जिस तरह सभी समाज और सभी वर्ग के लोग एक साथ आए और जिस तरह समर्थन दिया, क्योंकि सभी लोग त्रस्त हैं और जो मौजूदा सरकार थी वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि जनता परेशान है, कि युवा परेशान है, कि हमारी माताएं बहनें परेशान है, कि किसान परेशान है, कि मजदूर बुनकर सभी लोग परेशान है। और कहीं ना कहीं ये लोगों की जीत है। तो वही मथुरा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने कहा कि तीसरी बार ब्रिजवासियों ने सेवा करने का मौका दिया है। सभी मथुरा वासियों और ब्रिजवासियों का बहुत बहुत आभार। साथ ही हेमा मालिनी ने कहा कि जो काम रह गए हैं उन्हें भी जल्द पूरा किया जाएगा। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां जीत का जश्न मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और इस दौरान हेमा मालिनी ने भी तमाम कार्यकर्ताओं और मथुरा की जनता का तहे दिल से धन्यवाद किया। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी शशांक मणि ने देवरिया लोकसभा सीट पर 34,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। आपको बता दें कि चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद शशांक मणि ने अपने समर्थकों और क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दिया और विश्वास दिलाया कि वो देवरिया के विकास और प्रगति के लिए निरंतर कार्य करेंगे। जीत का श्रेय मैं कुछ लोगों को देना चाहता हूं। सर्वप्रथम हमारी देवरिया कुशीनगर की देवतुल्य जनता को, जिन्होंने मुझे एकदम गले लगा लिया, हर समय माटी के लाल को जहां भी गया अपनाया और इस रिजल्ट से भी साबित होता है। दूसरा, अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूं। मंडल पे बूथ एजेंट हो, आज पोलिंग एजेंट कम से कम 75 थे, और यहाँ की जो मंडल अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, सबको, उसी के साथ मेरे नेताओं को, मेरे जो भाई हैं यहाँ पर, उसमें भूपेंद्र जी मेरे बगल में खड़े हुए हैं, दुर्गेश राय जी भी आ रहे हैं, और अन्य नेताओं को देना चाहता हूं जिन्होंने बड़ी तन्मयता से चुनाव लड़ा। हमारे 5 विधायकों को मैं देना चाहता हूं, हर रात दिन उन्होंने कर दी मेरे लिए परिश्रम करने के लिए, और उसी के साथ साथ मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं। कई लोग यहाँ पर आए। तो वहीं जौनपुर की मछली शहर और सदर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने परचम लहराया है। सदर सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा ने बीजेपी के कृपा शंकर सिंह को मात दी है। तो वहीं मछली शहर सीट से इंडिया गठबंधन उम्मीदवार प्रिया सरोज ने बीजेपी के बीपी सरोज को हराया है। बस्ती लोकसभा सीट पर आजादी के बाद पहली बार सपा की साइकिल दौड़ी है, तो वो भी 1 लाख वोट से ज्यादा से सपा कैंडिडेट रामप्रसाद चौधरी ने परचम लहराया है। ये तस्वीरें भी दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। पहले तो हम आभार व्यक्त करेंगे इंडिया गठबंधन के नेता, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का, और श्री राहुल गांधी जी का आभार व्यक्त करेंगे। आभार व्यक्त करेंगे हम बस्ती की महान जनता का, जिन लोगों ने इतना बड़ा समर्थन देने का काम किया है। आभार व्यक्त करेंगे हम अपने इंडिया गठबंधन के नेताओं का, विधायकों का, कार्यकर्ताओं का, भूतपूर्व विधायकों का आभार व्यक्त करेंगे। और चौथे नंबर पर हम आभार व्यक्त करेंगे जिला प्रशासन ने जो निष्पक्ष चुनाव कराया है, इसके लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद देने का। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर में महेश शर्मा की जीत की घोषणा होते ही नोएडा में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि पूरे यूपी में बीजेपी का जादू नहीं चला, लेकिन गौतम बुद्ध नगर की जनता ने बीजेपी पर अपना भरोसा जताया और एक बार फिर डॉक्टर महेश शर्मा को जनता की सेवा का मौका दिया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जश्न की। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी मेरे समर्थकों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दे रहा हूँ। जहाँ मैं पिछले 42 वर्षों से रह रहा हूँ, उन्होंने वो प्यार और सम्मान किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके चेहरे पर हमने चुनाव लड़ा, और उन्होंने विकास के माध्यम से विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना सोचा,
मेरे यहाँ की क्षेत्र की जनता ने इसको स्वीकारा और बहुत बड़ा बहुमत भी मुझे दिया। मैं अपने प्रधानमंत्री जी का, मंत्री जी का, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, जिन्होंने मुझ पर ये विश्वास जताकर मुझे जिम्मेदारी दी कि मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व करूँ और मेरे क्षेत्र की जनता ने ये प्रतिनिधित्व बनने का मुझे मौका दिया है। दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि आज ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में पौधे लगाना बेहद जरूरी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण किया और साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक किया। पर्यावरण है तो प्रकृति है, प्रकृति है तो हर प्रकार के जीव जंतु भी हैं। आज विश्व मानवता के सामने बहुत बड़ा संकट है, चैलेंज है ये ग्लोबल वार्मिंग का। और इस समय आप देख भी रहे होंगे कि टेम्परेचर इस सीजन में कैसे 50% को भी 50 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहा है। या कभी ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती से जीव सृष्टि को जूझना पड़ रहा है, कभी ग्लोबल कूलिंग से कहीं पे अतिवृष्टि है तो कहीं पे अनावृष्टि भी है। इन सब के पीछे एक ही समाधान है, वह है पर्यावरण की रक्षा करना। उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल गांधी बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन बड़ी बात यह भी रही कि मतगणना के बीच ही बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। ये रिपोर्ट देखिए। हमारे परिवार का अमेठी रायबरेली से 100 साल का रिश्ता है। रायबरेली के दिल तक पहुंची मां की गुहार। सोनिया के लाल को सिर माथे पर बिठाया। कांग्रेस का गढ़ नहीं भेद पाए दिनेश प्रताप सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर कल तक 400 पार का दावा करने वाली बीजेपी को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तगड़ा झटका लगा। यहां से भगवा दल के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने अपनी हार को मान लिया और राहुल जीत गए। कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर है। लोकसभा चुनाव 2024 रायबरेली सीट से राहुल वर्सेस दिनेश प्रताप सिंह। जहां कांग्रेस के राहुल गांधी को जीत मिली तो दिनेश प्रताप को हार का सामना करना पड़ा। भारी सपोर्ट दिया, भारी बहुमत से आपने जिताया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। दिनेश प्रताप सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट कर अपनी हार को स्वीकार लिया। उन्होंने लिखा, कर्तव्य पथ जो मिला, मैंने रायबरेली की देवतुल्य जनता की विनम्रता के साथ खूब परिश्रम करके सेवा की। फिर भी मुझसे अपनी सेवा के दौरान मन वचन क्रम से कोई त्रुटि रह गई हो या किसी को कोई पीड़ा पहुंची हो तो हम रायबरेली वासियों से क्षमा के प्रार्थी हैं। अपने उन तमाम शुभ चिंतकों, पार्टी जनों का हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अथक परिश्रम किया। चुनाव खूब अच्छा लड़ा, लेकिन निर्णय हमारे हाथ में नहीं था। जनता भगवान का स्वरूप होती है, उसका जो भी आदेश होगा सदैव सिर माथे पर रहेगा। रायबरेली वासियों, फिर भी भरोसा रखो, ये रायबरेली का आपके परिवार का भाई सदैव तुम्हारे साथ हर सुख दुख में साथ रहेगा। नहीं चला मोदी मैजिक। बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नाम पर उतरी थी, लेकिन इस बार मोदी मैजिक नहीं चला। यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में बीजेपी को नुकसान हुआ। इसके बाद सवाल उठने लगा कि क्या मोदी मैजिक कम हो गया, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला और वापसी करने में कामयाब हो रही है। चल गया खटाखट वाला दांव। कांग्रेस पार्टी पिछले 3 चुनाव में सबसे शानदार प्रदर्शन करती नजर आ रही है।
कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद इस बात की चर्चा होने लगी कि राहुल गांधी का खटाखट वाला दांव चल गया। दरअसल लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने खटाखट खटाखट कहा था। उन्होंने कहा था केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही हर महीने पैसे दिए जाएंगे। 4 जुलाई को 8,500 रुपए अकाउंट में आने लगेंगे। हर महीने की पहली तारीख को खटाखट खटाखट अंदर लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। हम एक और एक जुड़ गए हैं तो 11 हो गए, और वो लोग एक और एक लड़ गए तो बताओ 0 हो गए कि नहीं हो गए। गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। रायबरेली की सीट पर राहुल गांधी की जीत का श्रेय सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी को जाता है, क्योंकि सोनिया गांधी ने राज्यसभा का रुख किया और बेटे राहुल गांधी को रायबरेली की सियासत विरासत में दी। साथ ही मंच पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ बीच में खड़ी सोनिया गांधी ने रुंधी आवाज में कहा था कि उनके परिवार का इस निर्वाचन क्षेत्र से खास जुड़ाव है। सोनिया ने कहा था कि मैं अपने बेटे को आपको सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपनाया है, कृपया उसे भी अपना लीजिए, वो आपको निराश नहीं करेगा। और रायबरेली ने राहुल गांधी को आखिरकार अपना मान ही लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।